नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज मेरे हाथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय का एक ऐसा लेटर है दोस्तों, जो कि है तो 187 पेज का, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पेज मैंने प्रिंट निकाल रखे हैं, जो कि कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा दोस्तों कि ये पेंशन के पूरे मायने चेंज करने वाला एक लेटर है। एक नया पेंशन गाइड यानी कि एक नया पेंशन रूलिंग निकाल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इस लेटर का जो हेडिंग है एंटाइटलमेंट रूल फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड टू द आर्म फोर्सेस पर्सनल, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए लागू है दोस्तों। अब दोस्तों, पिछले दिनों जोरों शोर से कुछ बातें निकली थी कि जो ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वो जब पेंशन आने के समय में अपना मेडिकल कैटेगरी डाउन करा लेते हैं। जो ये खबरें जो आप साइड में देख पा रहे हैं, इसमें कई सारे ऐसे भी ऑफिसर्स थे जिन्होंने प्रमोशन के समय में अपना कैटेगरी अप करवा लिया, उसके बाद से फिर डाउन करा लिया, जब पेंशन आने का टाइम हो गया फिर से डाउन करा लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे वाकये सामने आए थे, जिसके ऊपर केग का रिपोर्ट यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का रिपोर्ट सामने आया था, जिसके बाद सरकार ने इस विषय पर एक छानबीन करने के लिए जो है कमिटी भी गठित की थी और उसने काम किया था। अब दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यह जो रूलिंग निकला है दोस्तों, इस रूलिंग में पूरे के पूरे जो डिसेबिलिटी पेंशन है, वार इंजरी पेंशन है, लिबरलाइज फैमिली पेंशन को भी असर करने वाली बातें यहां पर लिखी गई है, जो कि आने वाले समय में पेंशनर्स को भी असर कर सकता है। और ये जो लेटर है दोस्तों 21 सितंबर 2023 का लेटर है, और इस लेटर को लागू किया गया है 21 सितंबर 2023 से। यानी कि अब 21 सितंबर 2023 या उसके बाद जो भी डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट या उसको असेसमेंट करने का, उनको डिसेबिलिटी का परसेंटेज देने का जो भी प्रावधान होगा, इसी रूलिंग के तहत होगा, जो कि एक बहुत बड़ा रूलिंग है दोस्तों। ये बहुत लंबा चौड़ा लेटर है, 187 पेज का है। इसमें कुछ जो मूल प्रावधान है उनको मैं पढ़ पाया, पढ़ने के बाद जो मैं समझ पाया उनको मैं आप सबके सामने अभी लेके आया हूं। आपको मैं लेटर दिखाऊंगा, लेटर के जो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उनको दिखाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अब आने वाले समय में जो डिसेबिलिटी से जुड़े हुए चीजें हैं, आगे फैमिली पेंशन से जुड़ी हुई चीजें होंगी, उनके बारे में किस तरीके से ये रूलिंग असर डालने जा रहा है। और दोस्तों, आपको साथ ही ये भी बता दूं कि अब ये जो रूलिंग है, ये सर्विस में रहते रहते भी कम्यूटेशन दे सकता है उन पेंशनर्स को जो परमानेंट कैटेगरी होते हैं और 2 साल के लिए जिनका एक्सटेंशन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो कम्यूटेशन का भी जो है प्रावधान रखा गया है इस रूलिंग में। और भी बहुत सारी चीजें जो आपको जानने को इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपको जो नई रूलिंग, जो प्रावधान इस लेटर के तहत अब लागू कर दी गई है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वो सारी बातें मोटी मोटी तौर पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। हालांकि इस लेटर में जो भी प्रावधान है सारे के सारे अगर इन डिटेल में बताना, अगर कोई बताना चाहे तो उसमें 3-4 घंटा लंबा समय लग जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा जितना कम समय में आपको मूल चीजें जो इस लेटर में जो लागू कर दिए गए हैं उनको मैं आप सबको समझा सकूं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको मैं समझाता हूं इस लेटर के प्रावधान, उसको समझते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक रूलिंग लेटर है, जो कि पूरे के पूरे पेंशन रूल को चेंज करता हुआ, उनको तब्दील करता हुआ ये नया रूलिंग है। जैसे आप देख पा रहे हैं 21 सितंबर 2023 का ये लेटर है, और इसको एड्रेस किया गया है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, यानी कि तीनों सेनाओं के लिए लागू है ये जो नियम बनाए गए हैं। अब सब्जेक्ट जैसे आप देख पा रहे हैं, एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स टू द आर्म फोर्सेस पर्सनल 2023 एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स 2023। दोस्तों, पूरा रूल का ये हेडिंग है। आगे जैसे आप देख पा रहे हैं, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू डिसाइड दैट with effect from 21st September 2023, यानी कि 21 सितंबर 2023 से ये रूल लागू हो जाएंगे दोस्तों। एंड इज सुपरसेशन ऑफ ऑल प्रीवियस ऑर्डर्स रूल्स ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि इस विषय के ऊपर जितने भी पुराने रूल हैं सभी को ये रूल सुपरसीड कर देता है, यानी कि सभी को जो है खारिज करता हुआ ये रूल अब लागू हो जाएगा 21 सितंबर 2023 से। द एंटाइटलमेंट रूल 2023 एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023 set out in appendix 1 and appendix 2 respectively to this letter shall apply in cases of disablement or death of service personnel। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो परिवर्तन की गई हैं। आगे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप बने रहें क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं जो परिवर्तन कर दिए गए हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं
एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कंपेंसेशन अवार्ड टू आर्म फोर्सेस पर्सनल 2023। यानी कि इसका टाइटल ये है दोस्तों, जो उसका हेडिंग है। आगे दोस्तों ये देखिए 2 नंबर पैराग्राफ में, दिस रूल्स शैल बी रीड इन कंजंक्शन विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि ये रूल जो है वो समय समय पर परिवर्तित किए गए, उनको अब ये रूल जो है लागू हो जाएंगे। क्या क्या? पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 2008, नेवी पेंशन रेगुलेशन 1964, पेंशन रेगुलेशन फॉर द एयरफोर्स 1961, और साथ ही साथ गाइड टू मेडिकल ऑफिसर मिलिट्री पेंशन 2023 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स इफ एनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पॉलिसी लेटर्स ऑन द सब्जेक्ट इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि इन सभी चीजों को जो है ये अफेक्ट करता हुआ, इन सभी चीजों के ऊपर असर करता हुआ ये रूलिंग है, सारी चीजें इस पर लिखी गई है दोस्तों। आगे जो है आप देख पा रहे हैं सुपरसीडिंग क्लॉज, यानी कि किन किन चीजों को सुपरसीड करेगा, सभी बातें यहां लिखी गई हैं। एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि कहां तक इसके जो मायने हैं, इसको जो कहां तक लागू किया गया, वो सारी बातें इसमें लिखी गई है। आगे में जो डिटेल जो आपको जानना है उसके बारे में बताता हूं। अब देखिए दोस्तों, डिसेबिलिटी के कैटेगरीज यहां पर तय किए गए हैं कि क्या क्या कैटेगरीज होंगे डिसेबिलिटी के। आगे डिसेबिलिटी किसे कहा जाएगा, ये देखिए, डिसेबिलिटी मींस condition of a person resulting in long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which in interaction with the barriers hinder full and इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी इक्वली विथ अदर्स। यानी कि यहाँ पर डिसेबिलिटी का जो है बखान किया गया है कि डिसेबिलिटी क्या कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, एंटाइटलमेंट, डिसेबिलिटी में क्या क्या एंटाइटलमेंट रहेंगे, पूरी चीजें इसमें है। आगे असेसमेंट, किस तरीके से डिसेबिलिटी को असेस किया जाएगा। आगे डिसेबिलिटी पेंशन, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन क्या कहलाएगा। ये देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन इज ए मंथली कंपोजिट पेंशन कंप्राइजिंग ऑफ सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट। आगे आप देखिए, ये है लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन, यानी कि लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन का प्रावधान है। वार इंजरी पेंशन, ये वार इंजरी पेंशन का प्रावधान है। इनवैलिड पेंशन, इनवैलिड पेंशन का प्रावधान है। और आगे देखिए दोस्तों, इंपेयरमेंट रिलीफ, यानी कि इंपेयरमेंट रिलीफ, इसका मतलब ये होता है कि इंपेयरमेंट रिलीफ इज ए मंथली डिसेबिलिटी कंपेंसेशन कैलकुलेटेड एज अ डिफाइंड परसेंटेज ऑफ द लास्ट रिकॉनेबल इमोलुमेंट्स awarded to the armed forces personnel who are retired or discharged from service voluntarily or otherwise with a disability sustained under circumstances accepted as category B or C। इस तरीके की बातें हैं। लिबरलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ, ये देखिए दोस्तों, आगे वार इंजरी रिलीफ, आगे कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस, सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं। आगे कैपिटलाइज इंपेयर रिलीफ, लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ, वार इंजरी रिलीफ। देखिए दोस्तों, स्पेशल फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन में भी थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। स्पेशल फैमिली पेंशन इज ए मंथली कंपेंसेशन कैलकुलेटेड एज ए बेनिफिट ऑफ परसेंटेज ऑफ द लास्ट रिकॉनेबल इमोलुमेंट अवॉर्डेड टू द नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ द आर्म फोर्सेस पर्सनल whose death occurs in circumstances accepted as category B और C। यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है, अगर रिटायरमेंट के बाद भी फौजी रीजन से जिस डिसेबिलिटी के लिए पेंशनर रिटायर हुए, उस रीजन से अगर उनका डेथ होता है तब भी स्पेशल फैमिली पेंशन लागू किया गया है। ये बड़ी बात है। आगे देखिए, लिबरलाइज फैमिली पेंशन, आगे एक्स ग्रासिया लमसम कंपेंसेशन, ये सभी चीजों का यहां पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आखिर इनका डेफिनेशन क्या रहेगा। मंथली एक्स ग्रासिया, किस तरीके से मंथली एक्स ग्रासिया का डेफिनेशन रहेगा, वो सारी बातें यहां लिखी गई है। आगे दोस्तों, इनवैलिड फ्रॉम सर्विस, यानी कि सर्विस से इनवैलिड होने के क्या क्या किस तरीके के प्रावधान रहेंगे, सभी बातें यहां लिखी गई हैं। और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आगे आपको समझाऊंगा। अब देखिए, रिटेंशन इन सर्विस डिस्पाइट डिसेबिलिटी। अब यहां पर एक बड़ी बात है, अगर आप डिसेबिलिटी के बावजूद भी रिटेंशन इन सर्विस आपका होता है, मान लीजिए आप परमानेंट कैटेगरी हो गए, आपका एग्रेवेटेड एट्रिब्यूटेबल केस है, आपको 2 साल के लिए रिटेंशन किया गया, तब आपको यहां पर जो कैपिटलाइज्ड इंपेयर्ड रिलीफ, यानी कि दोस्तों कम्यूटेशन, सर्विस में रहते हुए भी कम्यूटेशन का प्रावधान, ये देखिए इसमें एग्जाम्पल के साथ बकायदा समझाया गया। अगर किसी का बेसिक पे अगर 41,100 होता है एमएसपी और बेसिक पे मिला करके, तो उनका कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए 41,000 इंटू 100 से 30 को डिवाइड किया जाएगा, ये 30 जो है उनका डिसेबिलिटी का परसेंटेज है। आगे इंटू 100 से 40 को डिवाइड किया जाएगा, 40 उनका एज यहां लिया गया है,
और आगे 12 महीने से डिवाइड किया जाएगा और 12 महीने से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और 9.075 उनका जो 40 साल के हिसाब से जो उनका जो फिटमेंट फैक्टर है उसको लिया जाएगा। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो डिसेबिलिटी हो जाते हैं, वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाते हैं और उनको सर्विस में रखा जाता है, तो उनको 5,37,095 रुपए कंपेंसेशन यानी कि कम्यूटेशन मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये प्रावधान इसमें रखा गया है, यानी कि कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ करके एक चीज दिया जाएगा जो अगर आप सर्विस में रहते हुए भी आप ले पाएंगे। आप देखिए दोस्तों, मेडिकल टेस्ट एट एंट्री, यानी कि एनरोलमेंट के समय पर जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वहां पर कुछ बातें यहाँ ये लिखी गई हैं कि आर्मी नेवी एयरफोर्स में जब भर्ती की जाती है तो कुछ चीजें भर्ती के समय पता नहीं चलती, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो केस करके बाद में जीते जाते हैं तो उनको शायद रोकथाम करने के लिए ये चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। देखिए, हिडन लेटेंट और क्लिनिकल कंडीशन जिसके बारे में पता नहीं चलता भर्ती के समय में, सर्टेन हेरेडिटरी और कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर जो कि बाद में ही पता चलता है, भर्ती के समय पता नहीं चलता, डिजीज रिलेटेड टू एज दैट मैनिफेस्ट लेटर इन लाइफ, यानी कि जो एज की वजह से जो नॉर्मली डिजीज होते हैं, जो बीमारियां होते हैं, उनके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। यानी कि सर्विस कंडीशन खराब हो, अच्छे हो, फिर भी कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं तो उसके बारे में मेंशन किया गया है। यहाँ पर भर्ती के समय कुछ चीजें जो है समझ में नहीं आती, कुछ चीजें जो है पकड़ में नहीं आती, उसका भी यहाँ ब्यौरा दिया गया है, उसका भी यहाँ मेंशन किया गया है। दोस्तों आगे देखिए, कॉजल कनेक्शन, ये देखिए कॉजल कनेक्शन, यानी कि अगर किसी चीज का रीजन फौज में रहते हुए फौज की वजह से ये किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, वो सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। आगे दोस्तों, पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम, डिस्चार्ज के बाद के जो क्लेम्स होते हैं उसको वो किस तरीके से, उनका क्या प्रावधान होगा और उनको क्या किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, सारी बातें यहाँ लिखी गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पोस्ट डिस्चार्ज में एक बहुत बड़ी बात है जो एक कहीं ना कहीं आप ये देखिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको समझा देता हूं। Where an invalidated armed forces personnel is in receipt of a disability pension, liberalized disability pension or war injury pension, dies subsequently and it cannot from a strictly medical point of view definitely established and the death was solely due to the disability in respect of which such pension was awarded, यानी कि जिस डिसेबिलिटी की वजह से पेंशनर जो है फौज से बाहर निकले हैं, अगर उसी डिसेबिलिटी की वजह से डेथ होता है तो क्या होता है, ये देखिए, द बेनिफिट ऑफ डाउट in determining attributability for the award of special family pension or liberalized family pension should go to the family of the deceased if death occurs within 7 years from the date of his or invaliding from service unless there are other factors adversely affecting the claim। यानी कि दोस्तों, अगर उसी वजह से, जिस वजह से इनवैलिड आउट हुए हैं, जिस वजह से डिसेबिलिटी आउट हुए हैं, अगर उसी वजह से 7 साल के अंदर अगर पेंशनर की डेथ होती है तो स्पेशल फैमिली पेंशन के केस में बेनिफिट ऑफ डाउट फैमिली को दिया जाएगा। यानी कि 7 साल के अंदर अगर पेंशनर का डेथ होता है तो ये जो है उनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। और अगर यही चीज डेथ अगर 7 साल के बाद होता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट सरकार की तरफ चला जाएगा, लेकिन फिर भी स्पेशल फैमिली पेंशन मिलने के चांसेस रहेंगे। और आगे ये 60 साल या उसके ज्यादा उम्र में होता है तो ऐसे में स्पेशल फैमिली पेंशन का प्रावधान नहीं रहेगा। इसमें और भी कई सारे प्रावधान हैं जो चीजें इसमें लिखी गई हैं। अब देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बताता जा रहा हूं। ड्यूटी किस तरीके के ड्यूटी को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा, किस तरीके की ड्यूटी को काउंट किया जाएगा, सभी बातें यहाँ पर लिखी गई है। दोस्तों मैं ये जो डॉक्यूमेंट है ये टोटल 187 पेज का है। दोस्तों इसका मैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप डाउनलोड करके पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ भी सकते हैं। आप देखिए, एट्रीब्यूटेबिलिटी, अगर इंजुरी है तो एट्रीब्यूटेबल कैसे माना जाएगा, किसको माना जाएगा, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अगर बीमारी है तो एट्रीब्यूटेबल किस बीमारी को माना जाएगा, कैसे कंडीशन में माना जाएगा, सभी बातें यहाँ लिखी गई है। एग्रावेटेड कैसे कंडीशन में एग्रावेटेड माना जाएगा, सभी बातें। आगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगे, किसके केस में, ऑफिसर के केस में कौन रहेगा, जेसीओआर के केस में कौन रहेगा। जेसीओआर के केस में दोस्तों ओआईसी रिकॉर्ड यानी कि ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड जो होते हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगे। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। असेसमेंट किस तरीके से किया जाएगा, ये सभी चीजें जो है लिखी गई है यहाँ पर। और अगर मान लीजिए किसी एक पेंशनर का डिसेबिलिटी, तीन डिसेबिलिटी है जिसमें एक में 30, एक में 20, एक में 10%
परसेंट है तो उसको कैलकुलेट करके टोटल डिसेबिलिटी कितना जो है उनका काउंट किया जाएगा। जैसे अगर 20, 30 और 10 को मिला करके तो 60% होता है, लेकिन उसको कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए 49.6% जो है कंबाइन में डिसेबिलिटी निकाला जाएगा। सारी जो है बातें इसमें लिखी गई है। रीअसेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी कैसे किया जाएगा, अगर डिसेबिलिटी को रीअसेस करना है तो कैसे किया जाएगा, डेथ केस में कैसे होगा, ड्यू टू इंजरी, अगर इंजरी से डेथ हुआ है तो किस तरीके से उसको एट्रीब्यूटेबल या एग्रेवेटेड किस तरीके से माना जाए, अगर बीमारी से डेथ हुआ है तो किस तरीके से किस कंडीशन में उसको क्या लागू है, ये सारी बातें इसमें लिखी गई है दोस्तों। अब देखिए यहां पर सबसे ये अपील करना है आपको, अगर आप जो डिसीजन दिया गया उससे खुश नहीं है, उससे आप अगर इत्तेफाक नहीं रखते तो आगे अपील आपने कैसे करना है वो बातें भी इसमें लिखी गई। यानी कि कुल मिलाकर आप देखें तो जो मेडिकल जो पेंशन है यानी कि डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ, इंजुरी से जुड़ा हुआ, लिबरलाइज फैमिली पेंशन से जुड़ा हुआ, स्पेशल फैमिली पेंशन से जुड़ा हुआ जो भी कंडीशंस हैं वो यहाँ पर साफ साफ अभी दिए गए हैं, साफ साफ इसमें वर्णन किए गए हैं। और दोस्तों ये तो हो गई किस तरीके से डिसेबिलिटी वगैरह होगा, क्या मेडिकल अथॉरिटीज कौन होंगे उसको डिफाइन करने के लिए, ये सारी बातें आगे जो इस रूल में लिखे गए हैं दोस्तों। प्रावधान ये भी है कि डॉक्टर्स ने किस तरीके से डिसेबिलिटी को डिफाइन करना है, किस डिसेबिलिटी में कितना परसेंट करना है, बीमारी दर बीमारी, किस बीमारी के लिए कितना वेटेज देना है, वो सारी बातें भी यहाँ पर डिफाइन की गई है दोस्तों। ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कंटेंट है जो डॉक्टर्स के लिए, ये मेडिकल अथॉरिटीज के लिए है। इससे आप भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि किस बीमारी में कितना तक परसेंटेज मिल सकता है। ये देखिए चैप्टर 1 का जो जनरल इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें आप पूरा पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे मैं आपको दिखाता हूं कि जो डॉक्टर्स वगैरह के लिए एंटाइटलमेंट, जनरल प्रिंसिपल्स, क्या क्या एंटाइटलमेंट किस किस तरीके से होगा, वो सभी बातें यहाँ लिखी गई हैं। ये एक बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है दोस्तों। इस डॉक्यूमेंट्स में आगे मैं दिखाता हूं कि किस किस चीज में कितना परसेंटेज देना है, वो तक डिफाइन कर दिया गया है कि जो फॉर्म्स होते हैं हमारे आरएमबी के फॉर्म्स होते हैं, मेडिकल कैटेगरी के फॉर्म होते हैं, री कैटेगरी के फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म सारे रिवाइज हो गए हैं। उनमें क्या क्या किस तरीके से किया जाएगा, अगर मान लीजिए रिव्यू मेडिकल बोर्ड है तो वहां कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके से उस फॉर्म को इस्तेमाल किया जाएगा, बोर्ड ने वहां पर किस तरीके से क्या क्या चीजें लिखनी है, मेडिकल अथॉरिटी में वो कंपिटेंट अथॉरिटी कौन रहेंगे, सब कुछ इसमें डिफाइन किया गया है दोस्तों। अब देखिए आगे में परसेंटेज, ये देखिए फॉर्म के भी यहाँ पर फॉर्मेट है। आगे परसेंटेज का मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से डॉक्टर्स के लिए भी क्लियर कट जो है यहाँ पर गाइडलाइन निकाले गए हैं। ये देखिए ये ब्रोंकाइटिस किस किस बीमारी के लिए क्या क्या होगा, ये देखिए अपेंडिसाइटिस जो अपेंडिक्स हो जाते हैं, आगे ये सारे बीमारियों के लिए किस किस बीमारी के लिए किस तरीके से जो है डिफाइन किया गया है, पूरा चीजें यहाँ पर। ये देखिए केमिकल आर्कियोनोजेंस वगैरह जो भी है, डाइट की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जो डिसेबिलिटी होता है उसमें क्या क्या चीजें, कैटरेक्ट यानी कि आंखों से जुड़ा हुआ ये बीमारी, आगे और भी चीजें, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। सीओपीडी, ये सारी चीजें, ये देखिए कोलेस्ट्रॉल से जुड़े हुए बीमारियां हैं, और भी बीमारियां हैं, क्रोनिक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर वगैरह हैं, ये सभी चीजों के लिए ये बीमार दर बीमार बीमारियों के नाम के साथ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब मैं परसेंटेज वाला दिखाता हूं, बहुत लंबा चौड़ा ये डॉक्यूमेंट है दोस्तों। यूरिनरी से जुड़े हुए बीमारी, ट्यूबुल फंक्शन डिफेक्ट्स, ये डॉक्टर्स के लिए दोस्तों खास करके, लेकिन आप परसेंटेज वगैरह आप देख सकते हैं। ये देखिए कि अगर परसेंटेज कितना क्या हो, अगर आपका हाथ में कोई प्रॉब्लम है, आपकी उंगलियों में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें परसेंटेज कितना दिया जाएगा, ये तक इसमें डिफाइन कर दिया गया है। अब देखिए ये देखिए किस चीज में कितना परसेंटेज होगा, ये पूरा आपका इवन आपका जो एक डायग्राम के साथ भी दिखाया गया है। इसमें आगे मैं दिखाता हूं कि ये देखिए अगर पीआईवीडी का केस है, अगर कमर से गर्दन से जुड़ा हुआ केस है तो कितने में ये देखिए कितना परसेंटेज होगा, सारा चीज यहाँ पर पूरा पिक्चर के साथ ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए पूरा चीजें यहाँ पर दिखाया गया है। कमर से जुड़े हुए जो बीमारियां हैं, उसके अलावा भी ये नी से जुड़ा हुआ यानी घुटने से जुड़े हुए बीमारी हैं, उसमें किस तरीके से परसेंटेज डिफाइन किया जाएगा, ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के लिए एक गाइडलाइन है कि आगे जब कोई डिसेबल हो जाता है, जब किसी का बोर्ड करना होता है तो उनको किस तरीके से जो परसेंटेज डिफाइन किया जाए। ये देखिए ये सारी बातें यहाँ लिखी गई है। आगे में चित्र के साथ कुछ चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, उनको भी दिखाता हूं कि अगर बर्न इंजरी हो जाता है तो कहां पर बर्न होने से कितना परसेंट दिया जाए, ये सभी बातें इसमें लिखी गई है। बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, अगर सारी चीजें एक तरफ से मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा। ये फिर भी मैं आपको मोटा मोटा तौर पे बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि आप डिसेबिलिटी
जो एलिमेंट है, डिसेबिलिटी पेंशन है, इंजरी जो पेंशन है, ये सारी चीजों के जो है मायने जो है अब चेंज होने वाले हैं। ये सारी चीजें, ये देखिए अगर बर्न इंजरी, ये देखिए अगर असेसमेंट ऑफ सुपरफिशियल बर्न्स, अगर नॉर्मल आपके बर्न हो जाएंगे तो उसमें आपको कितना परसेंट, किस चीज का कितना परसेंट आपका, मान लीजिए अगर चेस्ट में बर्न हो जाता है, ब्रेस्ट में बर्न हो जाता है तो 5% हो जाएगा आपका। आर्म, अगर आपके बाजू में बर्न हो जाए, जल जाए तो 3% ही उसमें मिलेगा। इस तरीके से और भी अगर मेजर बर्न है, अगर ज्यादा बर्न है तो बाजू में हुआ तो 5% है आपके। मान लीजिए अगर चेहरे पे, गालों पे हुआ तो 10% का है। इस तरीके से ये देखिए पैर में अगर होता है, आपके जंघों में होता है 5%, अगर घुटने से नीचे होता है तो 5% का जो है। इस तरीके से जो है आपका अगर पेट में बर्न हो जाए तो देखिए, ये देखिए 5%। आगे आपका अगर चेस्ट और पेट के बीच हो जाए बर्न तो 10%। ये सारी बातें वहां पर बिल्कुल डायग्राम के साथ ये बताया गया है, जो कहीं ना कहीं मेडिकल अथॉरिटीज के लिए भी ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, बहुत बड़ा रूलिंग अब जारी कर दिया गया है। आगे धीरे धीरे इसके प्रावधान अब लागू हो जाएंगे। और जैसे कि इस लेटर में बताया गया है, जैसे आपने सबसे पहले ऊपर देखा कि अब इसके जो प्रावधान है, ये देखिए 21 सितंबर 2023 से लागू हो जाएंगे। यानी कि आने वाले समय में जो भी डिसेबिलिटी डिफाइन करेगी मेडिकल अथॉरिटीज ने जो करना है, वो इसी रूलिंग के तहत, इसी डॉक्यूमेंट के तहत किया जाएगा। तो दोस्तों आप सबने देखा कि आप डिसेबिलिटी से जुड़े हुए जो भी पेंशन के रूलिंग है, जो भी डिसेबिलिटी आपका किस तरीके से डिफाइन होगा, आपको परसेंटेज किस तरीके से मिलेगा, डॉक्टर्स ने परसेंटेज तय करते टाइम, जो मेडिकल बोर्ड बैठेगा उन्होंने परसेंटेज तय करते टाइम, या किस डिसेबिलिटी में किन चीजों को ध्यान में रखते हुए एग्रावेटेड, एट्रीब्यूटेबल वगैरह किया जाए, या भर्ती के समय में किन किन बातों को जो है चेक नहीं किया जा सकता, ताकि वो बहुत सारे कोर्ट केस वगैरह होते हैं, शायद उनका इंप्लीकेशन आगे कम रहे। उस चीज को शायद जो है इरेडिकेट, यानी कि उन चीजों को शायद हटाने के लिए सरकार ने ये नए रूलिंग लागू कर दिए हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग है। और इसमें कुछ प्रावधान अच्छे भी हैं, जैसे कि सर्विस में रहते, कोई अगर मेडिकल कैटेगरी है, वो परमानेंट कैटेगरी है, सर्विस में रहना चाहते हैं, 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है उनको। अगर कम्यूटेशन लेना है तो उसका भी प्रावधान उसमें रखा गया है। या तो फिर कोई डिसेबिलिटी, इनवैलिड आउट होकर के आए हैं, उसी वजह से, उसी डिसेबिलिटी की वजह से अगर उनका डेथ हो जाता है तो उनको जो है, उनकी फैमिली को स्पेशल फैमिली का भी प्रावधान है। तो कई सारी चीजें हैं, अच्छी भी हैं, और कहीं ना कहीं शायद सरकार ने जो गलत तरीके से डिसेबिलिटी एलिमेंट वगैरह लेने का जो तरीका था, उनके ऊपर शायद कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की होगी। जो भी होगा वो आगे आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा। लेकिन अब 21 सितंबर 2023 से ये नए रूलिंग, नए प्रावधान डिसेबिलिटी से जुड़े हुए लागू हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिसेबिलिटी और मेडिकल कैटेगरी से जुड़ी हुई इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था, जो कि अभी लेटेस्ट सरकार ने लागू की है। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।